Good morning, good afternoon, good evening. Standard +2, subject Political Science, book name स्वतंत्र भारत में राजनीति। लेसन नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। बेटे एज ए थिंकर के रूप में आपने इस लेसन को पढ़ना है। आपको इतिहास से जानकारी मिली कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1600 से लेकर 1947 तक मनमर्जी से अंग्रेज़ों ने लूटा ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 के बाद पूरे भूभाग पर अंग्रेज़ों का कब्जा। उससे पहले जाते हैं तो यहाँ पर मुग़लों का शासन रहा, यानी कि भारतवर्ष पर 500-600 साल तक, यानी कि एक गुलामी का जीवन जिया। और देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी, भुखमरी, और कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी कि भारत में सुई तक ना बना। तब देश को चलाने के लिए नीतियां कैसे बने? नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। जैसे यदि हम घर की नीति बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी जो हम कृषि प्रधान हैं तो हमने धान की रुपाई की है, कुछ एकड़ के अंदर हमने कपास की रुपाई की है जहाँ थोड़ी पानी की कमी थी। तो हम भी अपनी नीतियाँ जैसे घर से बनाते हैं, इसी प्रकार की देश की नीति बनाई जाए। या जिसके पास ज़मीन नहीं है तो वो अपने दुकान या शॉपकीपर या बिजनेस की ओर ध्यान देता है। कुछ लोग पशुपालन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ गाँव के अंदर आजकल अनेक प्रकार के रोज़गार हो गए, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। किसान खेती की नीति बनाएगा, डेयरी करने वाला पशुओं के बारे में नीति बनाएगा, कोई परचून की दुकान कर रहा है वो अपना शॉप, अपना जो दुकान है उसको आगे बढ़ाने की नीति बनाएगा। तो ये नीतियाँ हैं कि देश का विकास कैसे हो, इस प्रकार की नीतियाँ। देश आज़ाद हुआ था, दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सामने थी, एक तो पूंजीवाद और एक साम्यवाद, समाजवाद, जिसमें पूंजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, पूंजीपतियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। या समाज के अंदर जो आज भी आप देखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद गांव और शहरों में कुछ लोग तो करोड़पति अरबपति हैं, और कुछ लोग जब आप शहर के ऐसे इलाके में जाते हैं बेचारे झोंपड़ी में रहते हैं, वो भी भारत का नागरिक है, वो भी भारत का नागरिक है। आप इतना डिफरेंस देखते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है लोकतंत्र में। आज भी गांव में हम किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करते हैं कि जिसके वक्त 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और कुछ करोड़पति और अरबपति मिल जाएं। गांव में तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, असमानता जो शहरों में देखने को मिलती है। क्या कहता है इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा, झारखंड, आपका जो छत्तीसगढ़, ये खनिज पदार्थों से भरे हुए हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि ज़मीन के ऊपर ही खेतीबाड़ी होती है, ज़मीन के नीचे कुछ भी नहीं है। उड़ीसा में लो एसेक, यानी कि जितनी लो की चीज़ें हैं, आपका लोहा गाटर के रूप में अनेक रूप से आता है, वो सारा वहाँ से आता है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं, राष्ट्रीय स्तर इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा, रोजगार के अवसर भी, फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बेटे इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय है, क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कोई ऐसा बिंदु जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? आप जैसे इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की जरूरत थी? दरअसल किसको जरूरत थी? उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए, यानी खेती को बढ़ावा दिया जाए, लो एसक ज़्यादा है कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगाई जाए। राजनीतिक टकराव क्या कहता है आपस में? बेटे कहता है साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को लाभ हानि की तुलना मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और रसशास्त्र के विशेषज्ञों को राय जानना जरूरी, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं जनता की भावनाओं को समझते हैं, और जनप्रतिनिधियों को ऐसे फैसले लेने चाहिए। एक वामपंथ मैंने बताया था, एक दक्षिण पंथ, ये 2 प्रकार की विचारधाराएं बेटे।
आज़ादी के बाद अपने देश में कई फैसले लिए, इसमें कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यह कह दें एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है। यानी कि देश की आज़ादी के समय जाति पाति रंग लिंग अनेक प्रकार के भेदभाव में ये देश बंटा हुआ था कि सामूहिक रूप से इनका विकास कैसे हो। जिस प्रकार आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, जातियों के बंधन से निकाला गया, जो निम्न स्तरीय पैसे में लोग लगे हुए थे उनके जीवन यापन के लिए कुछ पेंशन या सब्सिडी दी गई, तो अनेकों चीज़ सरकार द्वारा की गई। विकास की धारणाएं क्या कहती है? अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भरोसे बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग। मिसाल के तौर पर इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता इस्पात से प्रभावित इलाकों में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। उद्योगपति के लिए अलग है कि वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा, पैसे कमाएगा, लेकिन वहाँ जो कम से कम 100, 150, 200, 500, 1000 एकड़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं सदियों से, उनके लिए तो इनका कोई पैमाना नहीं। वो उनके लिए तो फैक्ट्री एक अभिशाप होगी, क्योंकि वहाँ से उजड़ना पड़ेगा उनको, वो स्थान छोड़ना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए विकास के? आज़ादी के बाद अनेक बहसें हुई। उक्त लोग बाग विकास की बातें पश्चिम का हवाला देते थे। विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं, विकास का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना। आधुनिक होने का अर्थ है पश्चिमी उद्योगपूर्ण देशों की तरह होना। माना जाता है कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिक प्रक्रिया गुजरना होगा, जिस तरह पश्चिमी मुल्क है, जिसको आप यूरोप कहते हैं। पुरानी सामाजिक संरचनाएं टूटी, पूंजीवाद उदारवाद का उदय होगा। इसी दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकरण के संबंधी भौतिक प्रगति वैज्ञानिक तर्क पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा तब हर कोई विभिन्न देशों के विकसित विकासशील विकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। यूरोपीय कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ये आपके विकसित हैं, विकासशील भारत हैं। अभी भी अफ्रीका के कुछ देश अविकसित है, जहाँ की जनता 2 वक्त के खाने के लिए भी जूझ रही है आज भी 21वीं सदी में। हमारे पास 2 मॉडल थे, उदारवादी और पूंजीवादी। कौन सा मिलाया जाए? दोनों को बीच का एक रास्ता निकाला गया। योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम राष्ट्रपति। योजना आयोग अंडरस्टूड है, योजनाएं बनाना। जिस प्रकार आप अपने लेक्चर बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, कौन सी स्टडी कैसे की जाए, अंडरस्टूड स्कूल, तो ऐसी योजनाएं सरकार बनाती है विकास के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में शायद लागू हुई, आप इसमें लेसन पढ़ेंगे, जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया 1951 में। और उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय जो योजना आई, उसके अंदर क्या हुआ कि उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ये पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई थे, आप उसको पढ़ेंगे, ये पूरा आपने दे रखा है, ये चार्ट आपने बनाना है। मुख्य विवाद क्या है? शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई, उन्हें बड़े सवाल उठे। यहाँ में से 2 सवाल, कृषि बनाम उद्योग, कृषि को बढ़ावा दिया या उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा कईयों का मानना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। किसान, आज भी भारतीय किसान है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी निजी क्षेत्र का मतलब ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए जिसका मालिक कोई आम आदमी हो, या ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए जिसकी सरकार हो, तो कौन से को बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी बहस होती रही। मुख्य परिणाम, आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौती थी, इसकी चर्चा 3 अध्यायों में की गई है। तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश का आर्थिक विकास और सभी नागरिक भलाई के लक्ष्य में आवश्यकता मिले। शुरुआती दौर में इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की क्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा, वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर और इनके कारण सबकी भलाई के ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी आर्थिक उन्नति की बुनियाद, ये वाला आप पूरा करें। सरकारी प्रचार गांव तक पहुंचा। हम तो एक बड़े अच्छे इलाके में रह रहे हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं कि आज गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं देश की आज़ादी के बाद हमारे पास की है। लेकिन भारत में 5-7 स्टेट ऐसी हैं कि जहां गाँवों की बहुत ही बदहाली है, गरीब हैं और सिर्फ सुबह से शाम तक केवल भोजन की व्यवस्था में लगे रहते हैं। सरकार के द्वारा उपलब्ध राशन यदि सरकारी ना मिले तो हो सकता है कि उन्हें भूखा भी सोना पड़े। मजदूरों की हालत भी बहुत बुरी है। भूमि सुधार, जिस प्रकार ये योजनाएं चली, पूरे लेसन को आपने 2-3 बार पढ़ना है।
हरित क्रांति का नारा जय जवान जय किसान आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि 1965 या 70 के बीच जब देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी, दोनों वक्त भोजन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन उपवास रहेंगे और पूरे देश के लोगों ने उसका अनुसरण किया और भारत आज हरित क्रांति का मतलब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। भारत को भोजन जो गेहूं और चावल हम खाते हैं ये बाहर से मंगाना नहीं पड़ता, बल्कि बाहर हम निर्यात करते हैं। 1960 के बाद के बदलाव, और ये आपके टोटल यहाँ लेसन जो हैं, कहते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे, इसी बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए। ऐसी सिचुएशन थी देश की आज़ादी के समय। कब की बात है? 27 अगस्त 1961। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटे आज आप लोग स्वर्ग, जिसको मैं स्वर्ग कहूँ, कि उस ज़माने में आपका जन्म हुआ है। आप अपनी दादा दादी या बचपन माता पिता का पूछेंगे तो बड़ा कठोर उन्होंने जीवन जिया है, बड़ी मुश्किलात के साथ जीवन को उन्होंने जिया है। देश की जो हालात थी, आज आप तो स्वर्ग में सारी फैसिलिटी आपको गांव घर में अपने मकान में माता पिता उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस लेसन को आपने 2-3 बार पढ़ना ताकि आपको वाकई रियलिटी पता चले कि हमारा प्राचीन काल कितना कठोर था, उसमें से हम कैसे निकल के आए। और अभी इस लेसन को पढ़ने के बाद भी आप आत्मचिंतन करें, कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, सेमी गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। तो आप भी चिंतन करें, एजुकेशन और हेल्थ को आगे किस तरह ले जाया जाए, तो उस पर भी आपने चर्चा करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।